नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी सुरबाला। मैं बचपन में सुरबाला के साथ साथ पाठशाला जाता था और आँख मिचोली भी उसके साथ खेलता था। अक्सर मैं उसके घर जाया करता था। सुरबाला की माँ मुझे बहुत स्नेह करती थी। किसी किसी दिन वे हम दोनों को एक साथ खड़ा करके निरख निरख कर देखती और आपसी बातचीत में कहती, देखो इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है। मैं छोटा जरूर था, पर उनकी इस बात का मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं था। इसकी एक वजह थी। बचपन से ही मेरे दिल में यह धारणा बैठ गई थी कि सुरबाला पर दूसरों की अपेक्षा मेरा कुछ खास अधिकार है। उस विशेषाधिकार के नशे में आकर मैंने उस पर रोब तो जमाया ही है तथा अन्याय भी किया हो तो आश्चर्य नहीं। मगर सुरबाला की ओर से इतना तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि उसने काफी सहनशील बनकर मेरी सब प्रकार की आज्ञाओं का जितना हो सका पालन किया है और न करने पर मैंने जो सजा दी है उसे भी स्वीकार भी किया। मोहल्ले में उसके रूप की सब प्रशंसा करते थे, मगर मुझ जैसा आवारा और हुड़दंग लड़के की निगाह में उस सुंदरता की कोई खास कीमत नहीं थी। मैं समझता था कि सुरबाला तो केवल मेरा प्रभुत्व मानने के प्रति ही अपने पिता के घर पैदा हुई है, लिहाजा मेरे प्रति वह खास तौर से उपेक्षा की वस्तु है। मेरे पिता गांव के जमींदार चौधरियों के यहाँ नायब थे। उनकी खुशी थी कि लिखाई में मेरा हाथ सज जाने के बाद वे मुझे जमींदारी सरिश्ते का काम सिखाकर कहीं कहीं पर गुमाश्ते के कार्य पर लगा देंगे। पर मैं उनकी इस बात से मन ही मन परेशान था। हमारे मोहल्ले का नीलरतन जैसे कलकत्ता भागकर वहां पढ़ लिखकर कलेक्टर साहब के नीचे नाजिर बन गया है। मेरे जीवन का लक्ष्य भी लगभग वैसा ही था, मतलब बहुत ऊंचा था। यदि कलेक्टर का नाजिर न हो सका तो कम से कम दूसरी किसी अदालत का हेड क्लर्क तो बनूंगा ही। यह मैंने दिल ही दिल में निश्चय करके रखा था। मैं बचपन से ही देखता हूँ कि मेरे बाप उक्त अदालत जीवियों का बहुत सम्मान करते थे। तरह तरह के उपलक्ष्य में मछली, साग, तरकारी, रुपए, पैसे आदि से उनकी अर्चना की जाती थी। यह भी मुझे छिपा नहीं था, इसीलिए अदालत के छोटे से छोटे कर्मचारी, यहाँ तक कि सिपाही प्यादों तक को अपने दिल में मैंने खूब इज्जत का आसन देकर रखा था। वास्तव में ये हमारे देश के पूज्य देवता है। 33 कोटि के छोटे छोटे नए संस्करण, जमीन जायदाद संबंधी सिद्धि लाभ के प्रति तो खुद भगवान गणेश से भी इन पर लोगों का अंदरूनी विश्वास ज्यादा है, इसलिए ये ही भगवान है। मैं भी नीलरतन के उदाहरण से उल्लास में होकर एक दिन मौका पाकर कलकत्ता भाग गया। पहले गांव के एक जान पहचान वाले के यहाँ ठहरा था। उसके बाद धीरे धीरे पिताजी से पढ़ाई के प्रति कुछ कुछ मदद मिलने लगी और पढ़ाई नियम से होने लगी। इसके अलावा मैं सभा समितियों में भी शामिल हुआ करता था। इस विषय में मैं निस्संदेह हो गया था कि देश के प्रति सहसा जान देने की बड़ी सख्त आवश्यकता है, किंतु किस प्रकार यह कठिन कार्य आसान हो सके यह मुझे मालूम नहीं था और न ही कोई राह दिखाने वाला था। लेकिन फिर भी मेरे उत्साह में कोई कमी नहीं थी। हम लोग गंवई गांव के लड़के थे। कलकत्ता के लड़कों की तरह हम सब बातों को हंसी में उड़ाना नहीं जानते थे और इसीलिए शायद हमारी देशभक्ति बहुत मजबूत थी। हमारी सभा के संचालक गण भाषण दिया करते थे तथा हम लोग चंदे का खाता लेकर बिना खाए पिए यूं ही भरी दोपहरी में घर घर भीख मांगते फिरते थे। सड़क के किनारे खड़े होकर विज्ञापन बांटा करते थे। सभा की जगह में जाकर बेंच, चौकी वगैरह लगाते तथा सभापति के नाम पर यदि कोई कुछ बात कह देता तो उससे कमर कस के लड़ने के लिए तैयार होते थे। शहर के लड़के हमारे इन सभी लक्षणों को देखकर गांव के किनारे गंवार कहने लगे। कलकत्ता आया था कि नाजिर अथवा सरिश्तेदार बनने पर मैजिनी गैरिबाल्टी बनने की तैयारियां करने लगा। इतने में मेरे पिताजी तथा सुरबाला के पिता दोनों ही एक दूसरे से सहमत होकर सुरबाला के साथ मेरी शादी की तैयारियां करने लगे। मैं 15 साल की उम्र में कलकत्ता भाग आया था और तब सुरबाला की उम्र लगभग 8 साल की थी। अब मैं 18 साल का हूँ। पिता की राय है कि मेरी शादी की उम्र लगातार खत्म होती जा रही है, पर इधर मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली थी कि आजीवन में शादी ही नहीं करूंगा तथा स्वदेश के प्रति मर मिटूंगा। पिता से मैंने कह दिया था कि पढ़ाई खत्म किए बिना मैं ब्याह नहीं करूंगा।
2-4 माह में मुझे खबर मिली कि वकील रामलोचन बाबू के यहाँ सुरबाला की शादी हो गई है। पतित भारत के प्रति तब मैं चंदा वसूली के कार्य में मशगूल था, इसलिए यह खबर मुझे बेहद मामूली लगी। मैं एंट्रेंस पास कर चुका था और फर्स्ट ईयर आर्ट्स की परीक्षा देने वाला था। इतने में पिता की मौत हो गई। घर में सिर्फ मैं अकेला था, माँ और 2 बहनें भी थीं, इसलिए कामकाज की टोह में घूमना पड़ा। बहुत प्रयास करने के बाद मुझे नुआखाली विभाग के एक स्कूल में सेकंड मास्टरी मिली। सोचा कि अपने लायक काम मिल गया, यह भी अच्छा ही हुआ। उपदेश तथा उत्साह देकर विद्यार्थी को भावी भारत का सेनापति बना दूंगा। मैंने कार्य शुरू कर दिया। देखा कि भावी भारत की बनिस्बत यहाँ आने वाली परीक्षा की हड़बड़ी ही ज़्यादा है। छात्रों को ग्रामर और अलजेब्रा के अलावा बाहर की ओर से कोई समझने में हेडमास्टर नाराज होते थे और तब 2 ही माह के अंदर मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया था। हम जैसे ही प्रतिभाहीन लोग घर बैठे अनेक प्रकार की कल्पनाएं अपने दिल में किया करते हैं, किंतु अंत में कार्य क्षेत्र में उतरने के बाद उनके कंधे पर जब हल रखा जाता है तथा पीछे पूंछ मरोड़ी जाती है, तब वह सहिष्णुता के साथ सिर झुकाए दिन भर खेत जोतने का कार्य करते हैं और उसके फल के रूप में शाम को जो भर पेट भूसा मिल जाता है उसी में ही संतुष्ट रहते हैं। फिर उनमें उछल कूद तथा उमंग कुछ भी नहीं रह जाती। उन दिनों स्कूल में आग लगने का बहुत संदेह था, इसीलिए एक मास्टर को स्कूल में ही रहना पड़ता था। मैं छड़ा आदमी था, लिहाजा मेरे ही ऊपर बोझ आ पड़ा। स्कूल से सटा हुआ एक और छोटा घर था, उसी में मैं रहने लगा। स्कूल कस्बे से बाहर कुछ दूरी पर था, एक बड़े तालाब के किनारे। चारों तरफ सुपारी, नारियल और मदार के पेड़ थे और स्कूल से बिल्कुल मिले हुए 2 बड़े बड़े नीम के पेड़ थे, जिनकी छाया में स्कूल के मास्टर और छात्र लाभ उठाया करते थे। इस बात का उल्लेख करना तो मैं भूल ही गया तथा अब तक मैं उल्लेख के काबिल भी नहीं समझता था। यहाँ के सरकारी वकील रामलोचन राय का घर हमारे स्कूल के करीब ही है और मुझे यह मालूम था कि उनकी पत्नी मेरे बचपन की सखी सुरबाला भी रहती है। रामलोचन बाबू के साथ मेरी जान पहचान हो गई थी। सुरबाला के साथ मेरी बचपन की जान पहचान थी, यह बात रामलोचन बाबू को मालूम थी या नहीं, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। मैंने उनसे इस नए परिचय के संबंध में कोई कहना मुनासिब नहीं समझा। साथ ही यह बात भी मेरे दिल में अच्छी तरह उदय नहीं हुई कि सुरबाला का किसी दिन जिंदगी के साथ कोई विशेष संबंध था। एक दिन छुट्टी के दिन मैं रामलोचन बाबू के घर उनसे मिलने गया था। याद नहीं किस विषय में बात चल रही थी, शायद आज के भारत की बुरी स्थिति के संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे। वे इस विषय में खास चिंतित और बेचैन हो ऐसी तो कोई बात नहीं, मगर यह विषय ऐसा था कि तंबाकू पीते पीते इस बारे में 2-3 घंटे बेकार की बातें करते रहो तो आनंद में बीत जाता है। इतने में बराबर के कमरे से चूड़ियों की जरा खनखन और कपड़ों की खसखस, किसी के नाजुक पैरों की जरा आहट सुनाई दी। जबकि मैं अच्छी तरह समझ गया था, उसी पल 2 आंखों की याद मुझे आई। मासूमियत और बचपन में प्रेम से छलकती हुई बड़ी बड़ी आंखें थीं, उनमें काले काले तारे थे और गहरी सीधी नजर थी। सहसा मेरे दिन को मानो किसी ने सख्त मुट्ठी में दबाकर मसोस दिया हो तथा मेरा दिल किसी अधपके फोड़े की भांति टीस मारने लगा और किसी अनजानी वेदना से मैं बेचैन हो उठा। रात को कुछ तसल्ली से सोचने लगा, ऐसा क्यों हुआ? दिल के अंदर से आवाज आई, तुम्हारी यह सुरबाला कहाँ गई? मैंने उससे बोला, मैंने तो उसे अपनी खुशी से छोड़ दिया है, क्या वह सदा से ये मेरे लिए बैठी रहती? दिल के अंदर से किसी ने कहा, तब जिसे तुम चाहते हो पा सकते थे। अपना सिर दे दे मारने पर भी तुम्हें उसे एक बार आंखों से देखने तक का हक नहीं मिल सकता। वह बचपन की सुरबाला तुम्हारे कितने ही करीब क्यों ना हो, पर अब तो चूड़ियों की झनकार सुनो, उसके झूड़े के मसाले के तेल की खुशबू का अनुमान लगाते रहो, लेकिन फिर भी बीच में एक दीवार खड़ी ही रहेगी। मैंने कहा, रहने दो, सुरबाला मेरी कौन होती है? उत्तर मिला, माना कि वह आज तुम्हारी कोई नहीं है, मगर अब से पहले वह तुम्हारी क्या नहीं हो सकती थी? बात तो सही है, सुरबाला मेरी क्या नहीं हो सकती थी? सबसे बढ़कर तो अंतरंग हो सकती थी, सबसे अधिक नजदीक और घनिष्ठ हो सकती थी, मेरे जीवन के सारे सुख दुखों की साथिन हो सकती थी। मगर आज वह इतनी दूर है, इतनी पराई है कि उसे मुझे देखने तक की मनाही है, उससे बात करने में भी बुराई है, इसके विषय में विचार करना भी पाप है। और रामलोचन नाम का एक अनजान आदमी
अचानक कहाँ से धमका और 2-4 रटे रटाए मंत्र पढ़ पढ़ाकर सुरबाला को दुनिया के तथा सभी के पास से पल भर में झपट्टा मारकर अलग कर गया। मानव समाज में मैं किसी इस नई नीति पर प्रचार करने नहीं बैठा हूँ, न ही समाज को तोड़ने आया हूँ, न बंधन तोड़ना पसंद करता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने मन के असली भावों को जाहिर करना चाहता हूँ। मेरे दिल में जो भाव उठते थे वे क्या सभी विचार करने काबिल होते हैं क्या? पर क्या करूं? रामलोचन के मकान में दीवार की ओट में जो सुरबाला खड़ी थी वह रामलोचन की अपेक्षा मेरी ही ज्यादा थी। यह बात मेरे मन से किसी भी प्रकार दूर नहीं हो रही थी। माना कि ऐसा विचार करना बिल्कुल असंगत, अन्याय व अधर्म है, पर ऐसा होना मेरे प्रति अस्वाभाविक नहीं। मेरा दिल अब किसी काम में नहीं लगता। दोपहर के वक्त जब क्लास के लड़के गुनगुनाकर पढ़ा करते थे, बाहर लू चलती रहती थी, गर्म हवा जब नीम की पुष्प मंजरियों की खुशबू बहा लाती है, तब मेरी खुशी होती है। काश मेरा भी कोई सुख दुख बांटने वाला होता। मैं कह सकता हूँ, भारत की उन सभी भावी आशाओं और समाज की उन होनहार संतानों को स्कूल में उनकी व्याकरणों की भूलें बताकर जीवन व्यतीत करने की मर्जी तो बिल्कुल नहीं होती। स्कूल की छुट्टी हो जाने पर उस सुनसान घर में अकेले मेरा दिल नहीं लगता था, और यदि इसी बीच कोई भला मानस मिलने आता तो भी नागवार गुजरता था। शाम के समय तालाब के किनारे सुपारी और नारियल के पेड़ों की अर्थहीन मरमर की आवाज़ सुनते सुनते मैं सोचने लगता कि मानव समाज एक मुश्किल भुलावे का जाल है। ठीक समय पर ठीक काम करने की किसी को याद नहीं रहती, और गलत समय पर वासनाएं लेकर इंसान तड़पता रहता है। मुझ जैसा व्यक्ति सुरबाला का पति बनकर बुढ़ापे तक खूब सुख से रह सकता था, और मैं चला था गैरीबाल्डी तथा हुआ आखिर एक देहाती स्कूल का सेकंड मास्टर, और रामलोचन राय एक वकील है। उनके प्रति खास तौर से सुरबाला का पति बनना कोई खास जरूरी नहीं था। ब्याह के एक पल पहले वह उसके जैसी किसी सुरबाला थी, वैसी ही भवशंकरी, और वही रामलोचन आज बगैर कुछ सोचे समझे सुरबाला के साथ शादी करके सरकारी वकील बनकर मजे से रुपए पैदा कर रहा है। जिस दिन दूध में जरा भी धुएं की बदबू आती है, उसी दिन सुरबाला को वह डांट देता है, तथा जिस दिन दिल खुश रहता है उस दिन सुनार को बुलवाकर सुरबाला के प्रति गहने बनने दे देता है। खूब मोटा ताजा है, अचकन पहनता है, उसे किसी प्रकार का संतोष नहीं। वह तालाब के किनारे बैठकर आसमान के तारे गिन गिन कर रात नहीं बिताता। रामलोचन किसी भारी मुकदमे के कार्य से बाहर गया था। स्कूल के मकान में जैसे मैं अकेला था। उस दिन सुरबाला के घर खुद भी शायद मैं अकेली थी। याद है, उस दिन सोमवार था। सवेरे के बादल हो रहे थे। सुबह के 10 बजे से मेघ बरसने लगा। बादलों की स्थिति देखकर हेडमास्टर ने स्कूल की जल्दी छुट्टी कर दी। काले बादलों के टुकड़े मानो किसी एक महा आयोजन के प्रति तमाम आकाश में दिन भर इधर से उधर दौड़ धूप करते रहे। उसके दूसरे दिन शाम को मूसलाधार बारिश और आंधी शुरू हुई। पहले पुरवैया हवा बहती रही, फिर लगातार उत्तर पूर्व और की हवा बहने लगी। ऐसी रात में सोने का प्रयास बेकार है। एकदम याद उठाई कि आज की रात में ऐसे आंधी में सुरबाला घर में अकेली होगी। हमारा स्कूल वाला घर उसके घर से कहीं मजबूत है। मैंने कितनी बार सोचा था कि उसे मैं स्कूल वाले मकान में बुला लूं, मैं तालाब के किनारे रात बिताऊं, मगर किसी भी तरह मन को स्थिर न कर सका। रात के करीब 1:30 बजे होंगे। अचानक बाढ़ आने की आवाज सुनाई दी, मानो समुद्र दौड़ा आ रहा हो। मैं घर से बाहर निकल पड़ा तथा सुरबाला के घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में तालाब की मेड़ थी। यहाँ तक पहुँचने में घुटनों तक पानी था। मैंने मेड़ के ऊपर चढ़कर देखा, वहाँ एक और लहर आकर खड़ी हुई थी। मेड़ पर जिस समय मैं चढ़ने लगा, ठीक उसी तरह दूसरी तरफ से एक और आदमी चढ़ा। वह व्यक्ति कौन था, यह मेरी आत्मा ने जान लिया था, और कोई संदेश नहीं था। शेष सब कुछ पानी में डूब गया था। सिर्फ हम ही दोनों जने उस 5-6 हाथ के द्वीप में आकर खड़े हो गए थे। तब अचानक प्रलय का वक्त था। आकाश में तारों का उजाला न था। विश्व के सारे दीप बुझ चुके थे। तब एक आध बात करने लेने से कोई नुकसान नहीं था, लेकिन हमारे किसी के मुंह से बात नहीं निकली। किसी ने कुशल नहीं पूछी। हम दोनों जने केवल अंधेरे की ओर देखते रहे। तब भी पांव के नीचे से घोर काले रंग का मतवाला मृत्यु का सोता रास्ता बहता रहा। आज सारी दुनिया को छोड़कर सुरबाला मेरे पास आकर खड़ी हुई है।
आज मेरे अलावा सुरबाला का इस संसार में कोई नहीं। एक दिन बचपन की वह सुरबाला न जाने किस जन्मांतर तक किसी पुराने रहस्य भरे अंधेरे से बहकर इस सूरज और चांद से रोशन लोगों से भरी हुई जमीन पर मेरे पास आ लगी थी। और आज कितने दिनों बाद उसी लोगों से भरी उजली जमीन को छोड़कर इस भयानक सुनसान प्रलय के अंधेरे में वह अकेली मेरे ही नजदीक आकर खड़ी हुई है। बचपन के स्तोत्र ने जिस नई कली को मेरे पास लाकर छोड़ा था, अब मौत स्रोत उसी खिले फूल को मेरे ही पास लेकर आया था। विछोह के इस डंठल से टूटकर हम एक हो जाएंगे। वह लहर न आए। अपने पति, पुत्र, धन और परिवार को लेकर सुरबाला युगों तक खुश रहे। मैंने इसी रात, एक रात में महाप्रलय के तट पर खड़े खड़े असीम आनंद का मजा प्राप्त कर लिया। रात करीब करीब खत्म हो गई थी। आंधी रुक गई थी। पानी घट गया था। सुरबाला बगैर कुछ बोले चाले चुपचाप घर की तरफ चल दी और मैं भी बिना कुछ कहे सुने चुपके से अपने घर लौट आया। सोचने लगा, मैं नाजिर भी ना हुआ, सरिश्तेदार भी ना हुआ, गैरीबाल्डी भी ना हो सका। मैं एक टूटे फूटे स्कूल का सेकंड मास्टर हूँ। मेरे इस सारे जीवन में केवल पल भर के लिए एक अनंत रात का उदय हुआ था। मेरी आयु के संपूर्ण दिनों में सिर्फ यही एक रात मेरी इस मामूली जिंदगी की अकेली चरम सार्थकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।